आज सुनिए प्रवासी भारतीय लेखिका उषा राजे सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी वो रात। चर्चित उषा जी प्रवासी साहित्य को उदात्त ऊंचाइयों तक ले जाने वाली आंदोलनकर्ता हैं, जिनमें अपने को रेशा रेशा अभिव्यक्त करने की पारदर्शिता है। उषा जी की रचनाओं का मूल स्रोत ब्रिटेन भूमि पर बसे भारतीयों की विडंबनाएं और उनकी बदलती मानसिकता है। प्रस्तुत है कहानी वो रात। पिछले 3 दिनों से घर के रेडिएटर गर्म नहीं हो रहे थे। स्लॉट मीटर के पैसे बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। घर में जितने कंबल थे अनीता ने हम सबको उड़ा दिए थे। बिना हीटिंग के पूरा घर बर्फीला हो रहा था। खिड़की के शीशे पर बर्फ़ की हल्की सी परत जम गई थी। लैम्प पोस्ट की मध्यम पीली रोशनी अपारदर्शी हो रहे शीशे और पर्दों के बीच रास्ता बनाती कमरे में पड़े कारपेट पे नन्हे कुत्ते पूडल के आकार में लेटी हुई थी। ऐसी ठंडी रातों में अक्सर मैं बंक बेड के ऊपरी तल्ले पर स्लीपिंग बैग में गुचड़ मुचड़ कर सोने की कोशिश करता हूँ, पर कई बार नींद में मैं अपने बंक बेड की सीढ़ियाँ उतरकर चुपके से अनीता के बिस्तर में घुस उसके गर्म बदन से चिपक जाता हूँ। अनीता मुझे अपने सीने से चिपका लेती है। उसके बदन की गर्मी महसूस करते हुए सो जाना मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसे में 4 वर्षीय रेबेका और रीटा, मेरी जुड़वा बहनें भी अनीता के बिस्तर में घुस आती हैं। मुश्किल तो तब होती है जब रेबेका बिस्तर भिगो देती है, पर चतुर अनीता उसे पास रखे सूखे तौलिए से लपेट देती है और हम आराम से एक दूसरे से चिपके तब तक सोते रहते हैं जब तक साइड बोर्ड पर रखी घड़ी 8:05 का अलार्म नहीं बजाने लगती है। अक्सर घर में पैसों की तंगी हो जाती है, फिर भी मम्मी हमारे लिए बेबी सिटर का इंतज़ाम किसी न किसी तरह कर ही लेती है। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि बेबी सिटिंग के लिए कोई भी नहीं मिल पाया, तो ऐसे में मम्मी रात को हमें बिस्तर में सुलाकर सख्त निर्देश देकर घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाती है और सुबह हमारे उठने से पहले घर आ जाती है। आम तौर पर सुबह सुबह मम्मी बेहद थकी होती है। कई बार वो अपने ग्राहकों के साथ इतनी शराब पी लेती हैं कि उसे भयंकर सिरदर्द होता है। ऐसे में अनीता सुबह झटपट तैयार होकर रेबेका रीटा को दूध के साथ वीटा बिक्स नाश्ते में देकर खुद तैयार होने लगती है। रेबेका रीटा बिस्किट खाते हुए मम्मी के उठने तक टीवी पर सुबह आने वाले बच्चों के कार्यक्रम देखती रहती हैं। अनीता कॉर्नफ्लेक्स खाते खाते मुझे आवाज़ें लगाती रहती है। जब अनीता तंग आकर अकेले ही स्कूल जाने की धमकी देती है, तब मैं सीढ़ियाँ फलांगता हुआ डफल कोट के बटन लगाता नीचे आता हूँ। अनीता जानती है मैं जग भी जाऊँ तो भी मेरा पेट देर तक सोता रहता है। वो मुझे हड़काती हुई फलों की टोकरी में से एक सेब मेरे कंधे पर लटके बैग में डालते हुए मुझे तेज़ी से खींचती हुई स्कूल के लिए भगाती है। हम अक्सर दौड़ते हुए स्कूल जाते हैं। हमें मालूम है अगर हम 3 दिन तक लगातार देर से स्कूल पहुंचेंगे तो चौथे दिन मम्मी की स्कूल में पेशी हो जाएगी, जो मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी मम्मी को कई बार हम सबके लिए बड़ी ज़िल्लतें भुगतनी पड़ती हैं। मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी मेरी बहन अनीता बेहद समझदार है। स्कूल में जब कभी हमारी घरेलू मामलों के बारे में पूछताछ होती है तो मम्मी को तमाम झंझटों से बचाने के लिए वो ढेर सारे बहाने बना लेती है। मैं तो बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता हूँ। मिस बेंसन और मिस ऑसबोर्न को तो वो खूब अच्छी तरह पटा लेती है। अनीता है ही ऐसी प्यारी, पड़ोसियों को छोड़कर उसकी सबसे अच्छी पटती है। हमारे पड़ोसी अच्छे लोग नहीं हैं। वे हमें देखते ही हमारी मम्मी पर व्यंग करते हुए हमें सुना सुनाकर गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। कल रात फिर मम्मी ने हमें जल्दी ही ऊपर सोने के लिए भेज दिया। उस समय शाम के 7 बजे थे। कोई 15 मिनट बाद बाथरूम में टब भरने की आवाज़ आई। शायद मम्मी नहा रही होंगी। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों के चरमराने की आवाज़ से मुझे लगा कि मम्मी नीचे गई है। रेबेका रीटा सो चुकी थी। मुझे भी नींद आ रही थी, पर अनीता के दबे पांव नीचे जाने की आवाज़ ने मुझे उत्सुक कर दिया था। अनीता वापस ऊपर आई तो मैं बंक बेड में बैठा एनेट ब्लाइटन की लिखी जासूसी उपन्यास फेमस 5 पढ़ रहा था। मुझे किताब पढ़ते देख अनीता मुस्कुराई, फिर मेरे पास आकर फुसफुसाते हुए बोली, तू तो ज़रूर एक दिन प्रोफेसर बनेगा। सुन, अभी मैं नीचे गई थी, मम बाहर जाने वाली है। वो सफ़ेद जैजी मिनी स्कर्ट और लाल टैंक टॉप में बहुत खूबसूरत लग रही थी।
मुझे सीढ़ियों के पास चुपचाप खड़ा देख बोली, क्या बात है, तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? मालूम, उसने शरारत से आंखें मटकाते हुए मुस्कुराकर कहा। मुझे पता था कि मम्मी बाहर जा रही है, पर फिर भी मैंने उससे पूछा, क्या तुम बाहर जा रही हो? मम्मी ने मुझे बहलाने के लिए भौहें उठाकर होठों पर आई मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, नहीं तो। अनीता ने एड़ियों पर उचक कर मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे पता था मम मुझे बहका रही है, पर मैं भी ढीठ हूँ ना। मैंने कहा, मॉम मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे बाहों में भरकर प्यार दो ना। न जाने क्यों मेरा मन मम से लिपटने को मचल उठा। अच्छा चल आजा नटखट लड़की, कहते हुए उन्होंने हाथ में पकड़ी लिपस्टिक ड्रेसर पर रखते हुए मुझे बाहों में भरकर कहा, आजा मेरी प्यारी बिटिया। इसके पहले कि मैं लिपस्टिक लगाऊं, तुझे जी भर कर प्यार दे दूं। और सुन, मैं आज जल्दी ही लौट आऊँगी। कल तू 9 बरस की हो जाएगी ना। आज रात मैं तेरे जन्मदिन के लिए ढेरों पैसे कमाऊँगी। तुम लोग अपने कमरे से बाहर मत निकलना, अच्छा? कहते हुए मम ने प्यार का चुम्बन मेरे होठों पर देकर मुझे ऊपर भेज दिया। मम्मी के साफ सुथरे ताज़ा नहाए ठंडे बदन से बेहद प्यारी साबुन और परफ्यूम की खुशबू निकल रही थी। और पता, वो आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। सच? कहते हुए मैंने अनीता के गालों को चूमा तो उसमें से मुझे मम के परफ्यूम और साबुन की मिली जुली खुशबू आई। अब तक मुझे नींद आने लगी थी। मैंने उन्नीदी आंखों से अनीता को देखा। वो मम्मी जैसी खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। वही नीली आंखें, वही सुनहरे घुंघराले बाल, वही तना हुआ गर्वीला बदन। उस रात जब मैं गहरी नींद में था, अनीता ने मुझे तेजी से झंझोड़ते हुए जगाया। सुन मार्क, मम अभी तक घर नहीं आई है, अनीता मेरे कानों में फुसफुसाई। तभी अचानक रेबेका और रीटा दोनों नींद में चिहुक कर रोने लगीं। अनीता ने उनके मुंह में चुस्नी डालकर उन्हें थपका। क्या? दहशत से आंखें फाड़ते हुए मैंने दीवार घड़ी देखी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। मम्मी 2:30-3 बजे तक हर हाल में घर आ जाती हैं। तूने नीचे लिविंग रूम और टॉयलेट में तो देखा अनी? मैंने घबरा कर अनीता से पूछा। मैं सारा घर छान चुकी हूँ मार्क। अब हम क्या करेंगे? मेरे बदन का पोर पोर सहम उठा। मैं रुआसा हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी आंख खुली हो और मम्मी घर में ना हो और अनीता घबराई हुई हो। रेबेका और रीटा अब तक चुप होकर झपकी लेने लगी थी। मुझे तसल्ली देते हुए अनीता मेरे कानों में फुसफुसाई, रेबेका रीटा अभी कम से कम 2 घंटे और सोएंगी। हम बाहर चलकर मम को खोजते हैं। मुझे याद आया, बहुत पहले अनीता ने एक बार मुझे बताया था कि एक रात मॉम पिछले दरवाजे के पास सीढ़ियों पर नशे में धुत पड़ी हुई थी। उसके बदन पर जगह जगह चोट के निशान थे। वो उन्हें सहारा देकर अंदर लाई थी। देर सबेर अनीता मुझे सारी बातें बता देती है। मैं अनीता की बताई बातें बहुत ध्यान से सुनता हूँ। यद्यपि उसकी बताई सारी बातें ना तो मुझे समझ आती हैं, ना ही याद रहती हैं। मैंने अनीता के कहने पर नीचे से लाकर 2 पैकेट बिस्किट, रेबेका रीटा के पसंद के कुछ खिलौने और उनकी दूध की बोतल बंक बेड से लगे मेज पर रखते हुए अनीता की ओर देखा। वो एक नज़र रेबेका रीटा पर डाल अपने पजामे के ऊपर ही जीन्स चढ़ा रही थी। उसे देखकर मैंने भी अपने पजामे के ऊपर जीन्स चढ़ाकर डफल कोट के बटन पूरी तरह से बंद कर जूतों की तस्में बांधे। अनीता मेरी आदर्श है, इसलिए अनीता जो भी कहती है मैं वही करता हूँ। उसके पास मेरी हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। पर इस समय हम दोनों घबराए हुए थे। अनीता ने अपने कांपते होठों को मुंह के अंदर दबा रखा था। मेरे गले में गुठली फंसी हुई थी। मैं बार बार अनीता के चेहरे की ओर दिलासे के लिए देख रहा था, पर उसके चेहरे के साथ साथ सारे घर में भयानक खामोशी लौट रही थी। मैंने लैंडिंग में जाकर पंजों पर उचक खिड़की से घर के पिछवाड़े के बागीचे और एलीवे को देखा। दोनों ही सुनसान पड़े थे। मम्मी का कहीं कोई पता नहीं था। थोड़ी देर पहले बारिश हो चुकी थी। पेड़ों के पत्तों से पानी चू रहा था। झाड़ियों और घास पर टंकी पानी की बूंदें बिजली की मध्यम रोशनी में रेबेका रीटा की आंखों से टपके आंसुओं जैसी लग रही थीं। जगह जगह पानी के चहबच्चे चमक रहे थे। पेड़ों के नीचे घना अंधेरा पसरा हुआ था। रेबेका और रीटा गहरी नींद में थीं। उन पर एक नज़र डाल हम दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरे। रसोई घर वैसा ही बिखरा छितरा जूठे खाने के बर्तनों के साथ पड़ा हुआ था, जैसा कल रात मम ने छोड़ा था।
मम्मी चाहे कितनी भी थकी हों, घर में पैसों की चाहे कितनी भी कमी हो, पर रात को बाहर जाने से पहले वो हमारे लिए कुछ ना कुछ गर्म खाना ज़रूर बनाती है। कल रात मम ने हमारे लिए पोर्क सॉसेज, फ़िश फिंगर और बीन्स बनाए थे। सॉसेज, फ़िश और मम्मी के सिगरेट की मिली जुली सुहानी गंध अभी भी रसोई और लिविंग रूम में तैर रही थी। मैंने एक सांस भरी और मन ही मन मम्मी को पुकारा। पिछवाड़े का दरवाज़ा जो रसोई घर से लगा हुआ था वो उड़का हुआ था। मम्मी ज़्यादातर पड़ोसियों की तानेबाजी और चुगलियों से बचने के लिए पिछले दरवाजे से ही बाहर जाना पसंद करती हैं। कल रात भी वो पिछले दरवाजे से ही पड़ोसियों से छुप छुपा कर गई होगी। एक बार पड़ोसी कैरोलाइन ने मम्मी को बाहर जाते देखकर पुलिस को फ़ोन कर दिया कि घर नंबर 65 में बच्चे अकेले हैं। पुलिस हम सबको अपने साथ ले जाने ही वाली थी कि मम्मी वापस घर आ गई। बाद में अनीता ने मुझे बताया कि उसने पुलिस गाड़ी देखते ही मम को मोबाइल पर फ़ोन करके बता दिया था और मम्मी ठीक समय पर पिछवाड़े के दरवाजे से घर आ गई। पड़ोसियों को मुंह की खानी पड़ी। चारों तरफ अंधेरा था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पिछवाड़े का बगीचा जिसमें हम हर रोज़ खेलते हैं, इस समय अजीब सा अनजाना और डरावना लग रहा था। आम तौर पर जब हम बगीचे में होते हैं तो हमें पड़ोसियों के घरों से आती टेलीविज़न और रेडियो की आवाज़ों के साथ उनके लड़ाई झगड़ों की चीख पुकार भी सुनाई देती है। इस समय बगीचे में इस तरह का सन्नाटा छाया हुआ था कि ज़मीन पर पड़ती पेड़ों की हिलती छाया भी हमें डरा रही थी। चेरी का वो घना पुराना पेड़ जिस पर हमने ट्री हाउस बना रखा है, झूलने के लिए गांठों वाली रस्सी टांग रखी है, इस समय फी फाय फू फम करने वाले दैत्य सा भयावना लग रहा था। अंधेरे में लुकते छिपते पड़ोसियों की गिद्ध दृश्य से बचते हम एलिवे की दीवार और झाड़ियों से चिपके आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक हमारे चारों तरफ घना कुहासा उतर आया। कहीं कहीं फिसलन भी थी। मेरा मन चाह रहा था कि इस मुसीबत की घड़ी में अनीता मुझसे बात करे, मुझे बताए कि मम हमें कहाँ मिलेंगी, पर अनीता थी कि कुछ बोल ही नहीं रही थी। अंत में मेरा धीरज जवाब दे गया और मैं सुबकियों के साथ गले से निकलती आवाज़ को घूंटता हुआ रोने लगा। अनीता एक पल रुकी। उसने अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डालते हुए कहा, रो मत पगले, मम्मी यहीं कहीं होगी। हो सकता है वो सुपरमार्केट दूध या सिगरेट लेने गई हो। अनीता, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मम्मी ठीक तो होगी ना? मैं अपने आप को भरसक सहज करते हुए फुसफुसाया। अनीता ने मिटन के अंदर बंद उंगलियों से मेरे गालों को सहलाते हुए कहा, घबरा मत, मैं हूँ ना। हम सड़क की ओर चलते हैं मार्क, मम्मी बस आती ही होगी। अब तक हम उस जगह पहुँच गए थे जहाँ एलिवे सड़क से मिलती है। कोहरे के कारण हम 5-6 फीट से ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे थे। लैंप पोस्ट की रोशनी में कोई दम नहीं था। हम थोड़ी देर वहीं खड़े हर दिशा में गर्दन घुमा घुमा कर मम्मी को तलाशते रहे। फिर हमने बड़ी सावधानी से ग्रीन क्रॉस कोड के एक एक आदेश को ध्यान में रखते हुए ज़ेब्रा क्रॉसिंग से उस चौड़ी सड़क को पार किया जिस पर दोनों तरफ से ट्रैफिक आ जा रही थी। आते जाते कारों और ट्रकों की तेज रोशनी में वर्षा के कारण गीली सड़क रह रहकर चमक उठती। मार्क, हम यहीं बस स्टॉप के बेंच पर बैठकर मम्मी की प्रतीक्षा करते हैं। वो ज़रूरी किसी न किसी बस से वापस आएंगी। अनीता की आंखों में उतर आई चिंता, चेहरे पर फैली उदासी और आवाज़ में आई कपकपाहट मुझे अंदर तक तोड़ती चली गई। मैं बेंच पर अनीता से सटकर बैठा पाँव हिलाता रहा। स्टील की बेंच बर्फ़ की तरह नम और ठंडी थी। बिना मोजे के जूतों में बंधे मेरे पाँव सुन्न हो रहे थे। हम हर पल और अधिक व्याकुल होते जा रहे थे। तभी सड़क के दूसरे छोर से लाल रंग की डबल डेकर बस आती दिखी। बस के अंदर बत्तियां जल रही थीं। हमारे घबराए मन को भरोसा सा हुआ। बस की जलती बुझती बाईं बत्ती संकेत दे रही थी कि बस हमारे स्टॉप पर रुकेगी। बस रुकी। दरवाज़ा हिस की आवाज़ करता हुआ खुला, पर उसमें से कोई नहीं उतरा। बस ड्राइवर ने जरा आगे झुककर पूछा, क्या तुम लोग बस में चढ़ रहे हो? नहीं, अनीता ने सिर हिलाते हुए कहा, हम अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं। रात भर का जगह ड्राइवर शायद अच्छे मूड में नहीं था। उसने बड़बड़ाते हुए धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। अनीता ने मेरी आंखों में आई उदासी को पढ़ते हुए मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए सांत्वना दी। चिंता मत कर मार्क,
मम्मी अगले बस में ज़रूर आ रही होगी। पर बसें आती और जाती रहीं। गहरे काले आकाश से हल्की हल्की रोशनी धरती पर उतरने लगी थी। अब तक तकरीबन 9-10 बसें आ जा चुकी थीं। मम्मी किसी भी बस से नहीं उतरी। अचानक अनीता रेबेका और रीटा की ओर से चिंतित होकर बुदबुदाई, वे जग गई होंगी और हमें घर में न पाकर रो रही होंगी। हम दोनों दहशतजद, निराश, कंधे झुकाए चुपचाप घर की ओर चल पड़े। सड़क पार करते करते हमने मन ही मन पूरा यकीन कर लिया था कि मम्मी किसी और रास्ते से घर पहुंच गई होगी और हमें घर में न पाकर परेशान दरवाजे पर त्योरी चढ़ाए हमें फटकारने को तैयार खड़ी होंगी। मम्मी के ख्याल भर से ही हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे थे। अलग सुबह आसपास के तमाम घरों की बत्तियां जल गई थीं। लोग रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त इधर उधर आ जा रहे थे। हम दोनों ने डफल कोट के हुड में अपने अपने चेहरे छुपा रखे थे। हम नहीं चाहते थे कि कोई पड़ोसी हमें इस लाचार और दयनीय स्थिति में देखकर मम्मी को आवारा और लापरवाह कहे। अजीब स्थिति थी हमारे मन की। एक तरफ हम भयभीत हो रहे थे कि हमें घर में ना पाकर मम्मी बहुत गुस्सा कर रही होंगी। दूसरी तरफ मम्मी के होने भर की कल्पना से हम अपने आप को सुरक्षित समझने लगे थे। तीसरी तरफ हमें अपराध बोध हो रहा था कि हमें किसी भी हालत में जुड़वा बहनों को घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। वे अभी बच्चियां हैं। हम अंदर ही अंदर बेहद डरे, अकेले और असुरक्षित थे। घर पहुंचते ही अनीता ने मुझसे कहा कि मैं ऊपर बेडरूम और बाथरूम में जाकर ठीक से देखूं कि मम्मी आ गई है। इसी बीच अनीता ने नीचे के सारे कमरे देख डाले। छोटा सा घर, पल भर में हमने इस तरह छान मारा जैसे कि हम अपनी मम्मी को नहीं, उनके चाबी के गुच्छे को खोज रहे हैं। अब हम क्या करें? लंबी सांस लेते हुए अनीता से मैंने पूछा। मैं ऊपर जाकर रेबेका और रीटा को नीचे लाती हूँ। तुम जल्दी से कपड़े बदल कर टेबल पर वीटा विक्स कटोरों में डालकर तैयार रखो। रेबेका रीटा भूखी होंगी। रेबेका रीटा स्वभाव से खामोश किस्म की बच्चियां हैं। उनका मन टीवी में खूब रमता है। उन्हें खाने को मिलता रहे तो वे अपनी गंदी नैपी में भी चुपचाप बैठी टीवी देखती रहेंगी। स्कूल जाने का समय हो रहा था। ब्रेकफास्ट सीरियल का पहला चम्मच मुंह में रखते हुए मैंने अनीता से पूछा, ऐसे में हम स्कूल जाएंगे क्या? पता नहीं, देखती हूँ, अनीता परेशान सी बोली। जब तक मैं रेबेका और रीटा को हाई चेयर में स्ट्रैप करके उन्हें बिस्कुट का पैकेट पकड़ाकर टीवी चालू करती हूँ, तब तक तू बाहर गेट से झांक कर देख, शायद मम्मी सड़क के दूसरे छोर पर दिख जाए। अनीता जो कुछ मुझसे कहती है वो सब करना मुझे अच्छा लगता है। मैं भागता हुआ बाहर गेट पर आया। सुबह हो चुकी थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हमारी सड़क के अंतिम सिरे पर, जहां हम कुछ देर पहले खड़े चारों तरफ गर्दन घुमा घुमा कर मम्मी को तलाश कर रहे थे, वहीं इस समय लाल नीली जलती बुझती बत्तियों वाली पुलिस गाड़ियों के साथ एम्बुलेंस खड़ी थी। पुलिस ने सड़क पर लाल नीली पट्टियों का घेरा डाल रखा था। एक पुलिसमैन ट्रैफिक को घुमाकर दूसरी ओर भेज रहा था। पुलिस और एम्बुलेंस की जलती बुझती लाल नीली बत्तियां लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। सुबह सुबह ऐसा अजीबोगरीब दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उत्तेजना से थरथराता मैं भागता हुआ अंदर गया। अनीता की आंखों में आए प्रश्न के उत्तर में मैंने उसे बताया कि हमारी सड़क के अंतिम सिरे पर पुलिस गाड़ियों, एम्बुलेंस और लोगों का मजमा लगा हुआ है। अनीता ने रेबेका और रीटा के हाथों में बिस्किट पकड़ाते हुए उनसे कहा, तुम दोनों थोड़ी देर यहीं सोफे पर बैठकर कार्टून देखो। मार्क और मैं जरा बाहर जाकर देखते हैं कि सड़क पर क्या हो रहा है। घटनास्थल के करीब पहुंचते ही मैंने अपने उन पड़ोसियों को पहचान लिया जो पुलिस से बातें कर रहे थे। शायद वे लोग हमारे घर की तरफ देख रहे थे। तभी एक पुलिस ऑफिसर की दृष्टि हम पर पड़ गई। वो आगे बढ़ा, हमारे पास आया और बोला, बच्चों तुम लोग कौन हो और इस समय अकेले कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम अनीता मैकाफ़ी है और ये मेरा छोटा भाई मार्क मैकाफ़ी है। हमारी मम्मी अंजला मैकाफ़ी रात घर नहीं आई और हम उसे ही खोज रहे हैं। हमारा नाम सुनते ऑफिसर की आंखों और चेहरे के भाव बदल गए और उसने बड़े ही कोमल स्वर में हमसे पूछा, तुम लोग कहाँ रहते हो बच्चों? अनीता ने उसे घर का नंबर और सड़क का नाम बताया। पुलिस ऑफिसर ने अपनी वॉकी टॉकी पर किसी से कुछ बातें की और हमें वापस हमारे घर ले आया। हमारा घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। मम्मी को घर गृहस्थी में कोई रुचि नहीं थी।
हमें पुलिसमैन के साथ देखकर रेबेका और रीटा कुछ नर्वस संकुचित सी मुझसे चिपक कर सोफे पर बैठ गई। अनीता साइन बोर्ड के पास खड़ी ऑफिसर का चेहरा देखती रही। पुलिस ऑफिसर कुछ देर चिंतित परेशान सा हमारे घर की हालत देखता रहा, जैसे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हमसे कैसे और क्या बात करे। तुम्हारे डैडी कहाँ हैं बच्चों? हमारे डैडी नहीं हैं। उनकी मृत्यु 11 मई 1985 को ब्रैडफोर्ड फुटबॉल स्टेडियम में लगने वाले अग्निकांड के हादसे में हो गई थी। वे लॉन्ग डिस्टेंस लॉरी ड्राइवर होने के साथ साथ ज़बरदस्त फुटबॉल फ़ैन थे। अनीता ने जिस आत्मविश्वास से पुलिस को जवाब दिया वो मुझे अच्छा लगा। ओ डियर, मुझे बेहद अफसोस है कि मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया। तुम्हारी मम्मी घर से कब गईं और तुमने उन्हें आखिरी बार कब देखा था बच्चों? ऑफिसर ने अनीता से पूछा। कल रात तकरीबन 7:30 बजे। मम्मी के अतिरिक्त तुम्हारे साथ और कौन रहता है? उसने रेबेका और रीटा की ओर देखते हुए कहा। रेबेका और रीटा के बाल काले और घुंघराले हैं, उसका रंग हमारी तरह गोरा नहीं है। क्या तुम चारों सगे भाई बहन हो? ऑफिसर ने हल्के से खकार कर गला साफ किया। रेबेका और रीटा हमारी हाफ सिस्टर्स हैं। हम मम्मी के साथ अब अकेले रहते हैं ऑफिसर। क्या आपको हमारी मम्मी का पता है? वे कहाँ हैं? वही तो पता करना चाह रहा हूँ अनीता। तुम्हारे जुड़वा बहनों के पिता क्या कभी घर आते हैं? पुलिस ऑफिसर ने हमसे पुचकारते हुए पूछा। तुम्हारा मतलब मम्मी के बॉयफ्रेंड आली गंजालिब से है क्या? वो तो कब का मम्मी से झगड़ा करके भाग गया। अनीता की आली से कभी नहीं पटी, वो उससे खार खाती है। क्या तुम्हारी मम्मी और आली गंजालिब की कोई फ़ोटो घर में है? नहीं, घर छोड़ने से पहले आली ने हमारे सारे फ़ोटो और रीटा रेबेका के बर्थ सर्टिफिकेट जला दिए थे। अनीता ने इस तरह मुंह बिगाड़ कर कहा जैसे किसी ने उसे कड़वा बियर पिला दिया। मैं मम्मी के अभी तक घर न आने से इतना नर्वस और घबराया हुआ था कि पुलिस और अनीता के बीच हो रही बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थीं। आली बेहद गुस्सेवर और लड़ने झगड़ने वाला था। मम्मी के साथ कभी कभी वो गुस्से में आकर हमारी भी पिटाई कर देता था। हमसे बातें करते करते पुलिस ऑफिसर रसोई में चला गया। वो पुलिस रेडियो पर अपने कंट्रोल रूम से बात कर रहा था। मुझे उसकी दबी दबी आवाज़ें सुनाई तो दे रही थीं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमेशा चहकने और बातचीत की शौकीन अनीता का चेहरा घबराहट से जर्द होता जा रहा था। शायद वो पुलिस की बातों को काफ़ी हद तक समझ रही थी। जब पुलिस ऑफिसर रसोई से बाहर निकल कर आया तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वो नर्वस और चिंतित लग रहा था। शायद वो हमसे कुछ कहना चाह रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़े अनीता के कोर्स बुक की एक किताब पर पड़ी। उसने उसे उठाकर कहा, आओ इस किताब में से कहानी पढ़ें। वो कोर्स बुक है, कहानी की किताब नहीं। मैंने कहना चाहा, पर संकोच के कारण मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। तभी दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। एक पुलिस लेडी कमरे में दाखिल हुई, जिसका चेहरा बच्चों की कहानियों की जनप्रिय नायिका मैरी पॉपिंस जैसा प्यारा था। पुलिस लेडी ने बेहद प्यारी आवाज़ में हम लोगों से हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताया। फिर उसने हमारा नाम पूछा। वो हमसे इस तरह प्यार से बातें कर रही थी जैसे वो हमें अरसे से जानती थी और वो हमारी कोई रिश्तेदार हो, जैसे बुआ या मौसी। उसने हम चारों को किट कैट चॉकलेट का एक बार पकड़ाते हुए कहा, बाहर लाल नीली बत्तियों वाली पुलिस की गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है। हम चहक उठे। एक बार जब मैं कॉर्निवाल में खो गया था तो पुलिस की गाड़ी इसी तरह मुझे मम्मी के पास ले गई थी। मुझे लगा हमारी मम्मी ज़रूर किसी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए हमें उसके पास ले जाया जा रहा है। वैसे भी हमें कार में जाने के मौके कम ही मिलते हैं, इसलिए इस अजीबोगरीब दुखद परिस्थिति में भी हम पल भर को पुलक उठे। किंतु ये पुलकन ज़्यादा देर नहीं रही। हमारे कार में बैठते ही कार चल पड़ी। हमारा घर हमसे कुछ पीछे छूटता जा रहा था। अनीता बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने कई बार पुलिस लेडी से मम्मी के बारे में पूछा, पर वो हमसे और बातें करती रही। हम डरे सहमे कार की पिछली सीट पर एक दूसरे के हाथों में हाथ फंसाकर बैठ गए। इस समय हमें कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। मैंने अनीता की ओर देखा। वो भी बेचैन और घबराई हुई थी। रेबेका रीटा हर चीज़ से बेखबर मुंह में अंगूठा डाले एक दूसरे से चिपकी हुई कार चलते ही सो गई। कोई 20 मिनट
सड़क पर दौड़ने के बाद कार बाईं ओर मुड़ी। सड़क के दोनों ओर कांकर और ओक के घने लंबे तिरंगे वृक्ष लगे हुए थे। कार लाल बजरी वाले सड़क के आखिरी छोर पर घने पेड़ों के बीच छिपे एक मैनर हाउस के आगे लगे आयरन गेट के आगे जाकर रुक गई। पुलिस ऑफिसर ने रेडियो से अंदर कुछ संदेश भेजे। थोड़ी देर में वो लंबा चौड़ा लोहे का गेट अपने आप धीरे धीरे बिना आवाज़ खुलता चला गया। मकान के चारों ओर बागीचा था, जिसमें स्लाइड, ट्रैम्पोलिन, क्लाइंबिंग फ्रेम, नेटबॉल आदि विभिन्न प्रकार के खेल कूद के और कसरत वाले उपकरण लगे हुए थे। गेट के बाईं ओर दीवार पर पीतल के बोर्ड पर सेंट वैलेंटाइन चिल्ड्रंस होम काले रंग से खुदा हुआ था। हम चारों भाई बहन सहमे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े पुलिस लेडी के साथ स्वचालित दरवाज़ों के बीच गुजरते हुए एक लंबे गलियारे को पार कर विशाल खुले बैठक में पहुंच गए। हमें सोफे पर बैठने को कहा गया, जिसमें एक ओर बच्चों के ढेरों खिलौने और किताबें शेल्फ और अलमारियों में सजा कर रखे हुए थे। यद्यपि हम संकुचित, घबराए, डरे और आशंकित थे, फिर भी हमें अपने कबाड़ खाने और चिल पाँव वाले जैसे घर से ये घर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शायद इस बड़े घर में रहने वालों को पता था कि हम आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हमारे आते हमें गर्म कोको, चॉकलेट और बिस्कुट आदि खाने पीने को देते हुए कहा कि हम वहाँ रखे किसी भी खिलौनों से खेल सकते हैं। उन बड़े और अच्छे लोगों का ध्यान हम पर केंद्रित था, मानो हम उनके कोई मेहमान हों। थोड़ी ही देर में एक फोटोग्राफर आया। उसने हम चारों से कहा, यदि हम अपने मनपसंद खिलौनों के साथ सोफे पर बैठ जाएं तो वो हमारी बहुत सारी तस्वीरें उतारेगा। हमारे पास अपनी कोई फ़ोटो नहीं थी, इसलिए हमें अपनी फ़ोटो खिंचवाने वाली बात बहुत अच्छी लगी। अनीता ने बारबी डॉल हाथ में उठाया और बेमन से चुपचाप हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाती रही। उसने फ़ोटोग्राफ़र से कोई प्रश्न नहीं किया। फ़ोटोग्राफ़र ने हम लोगों की बहुत सारी तस्वीरें खींची। फोटोग्राफर के जाने के बाद हम दोबारा फिर खिलौनों से खेलने लगे, पर अनीता चुपचाप वही हमारे पास पड़े सोफे पर बैठी टेलीविज़न देखते हुए वहाँ के लोगों का आना जाना देखती रही। शायद वे लोग जल्दी में थे। पीछे के कमरे से बार बार टेलीफोन की घंटी बजने और फ़ोन उठाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे और रेबेका रीटा को खिलौनों से खेलना बड़ा अच्छा लग रहा था। सभी खिलौने नए और महंगे थे। हम कभी एक खिलौना उठाते और कभी दूसरा। अभी हमें खिलौनों से खेलते हुए कुछ ही देर हुई थी कि वो मैरी पॉपिन जैसी खूबसूरत चेहरे वाली खुशमिजाज पुलिस लेडी अनीता का हाथ पकड़कर हमारे पास कारपेट पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर वो भी हमारे साथ खिलौनों से खेलती रही। फिर उसने हमसे कहा, बच्चों, मुझे तुमसे कुछ गंभीर बातें करनी हैं। आज तक किसी ने हमसे गंभीर बातें नहीं की थी। हम चारों खेलते खेलते रुक गए और उसकी ओर मूर्खों की तरह देखने लगे। उसने बड़े प्यार से रीटा, रेबेका को अपनी गोद में बैठाते हुए मेरे और अनीता के हाथों को अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए कहा, देखो बच्चों, तुम्हारी मम्मी अब तुमसे बहुत दूर चली गई हैं। जीसस के देवदूत उसे स्वर्ग ले गए। अब वे तुमसे मिलने कभी नहीं आ सकेंगी, पर चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे। नहीं, अनीता सख्ती से बोली, तुम झूठ बोल रही हो। ले जाओ अपने खिलौने, नहीं चाहिए हमें तुम्हारे खिलौने। उसने होठों को भींचते हुए हाथ में पकड़ा खिलौना फेंक दिया। अनीता को देखकर मैंने, रेबेका और रीटा ने भी अपने खिलौने फेंक दिए और हम सब ने एक दूसरे का अनुकरण करते हुए कहा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे खिलौने, नहीं चाहिए, हमें हमारी मम्मी चाहिए। अनीता सांप की तरह फुफकारती, पैर पटकती दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने रीटा, रेबेका का हाथ पकड़ा और अनीता से सटकर खड़ा हो गया। हम सभी दुखी थे क्योंकि अनीता दुखी थी। पुलिस लेडी ने अनीता के दोनों हाथों को पकड़कर बेहद प्यार से पर सख्त आवाज़ में कहा, बात को समझो अनीता, अब तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। तुम सब अभी बच्ची हो। थोड़ी देर में सोशल वर्कर, टेरी फ्लायर तुम लोगों को तुम्हारे नए घरों में ले जाएंगे। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। अनीता ने पैर पटकते हुए चिल्लाकर कहा, हमारी मम्मी हमारे घर पर हमारा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने भी मन ही मन सोचा कि इस पुलिस लेडी को कुछ भी नहीं पता है। हमारी मम्मी बहुत स्मार्ट है। वो देवदूतों को चकमा देकर अब तक ज़रूर ही घर वापस आ गई होगी। अब तक रीटा और रेबेका बड़े घर में रहने वाले लोगों से हिल मिल गई थीं। वे दोनों वहाँ काम करने वाली सोशल वर्कर की गोद में चढ़ी हुई किलकारियाँ भरती उनसे बातें कर रही थीं। मैं चाह रहा था
कि लोग हमसे हमारी मम्मी के बारे में बातें करें, उनके बारे में हमें कुछ बताएं, पर वे लोग उनके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाह रहे थे। जैसे ही हम मम्मी के बारे में कोई बात करते, वे लोग हमारा ध्यान किसी और चीज़ पर उलझा देते। कई बार तो ऐसा लगा कि जैसे वे हमें बता रहे हों कि तुम्हारी कोई मम्मी नहीं थी, या कि तुम्हारी मम्मी का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं था। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि अचानक अनीता जैसे पागल हो गई। वो वहशियों की तरह चिल्लाकर उन लोगों को गालियां देने लगी। कमीनों, हरामजादों, बदबख्तों, छोड़ो हमारी बहनों को, उतारो उन्हें अपनी गंदी गोद से। मार्क, कमबख्त, तू भाग यहाँ से। मैं रेबेका और रीटा को इनके चंगुल से छुड़ाकर घर आती हूँ। मॉम ठीक कहती थी, तुम पुलिस, सोशल वर्कर्स, वेलफेयर ऑफिसर, सबके सब दोगले हरामजादे होते हो। मार्क, ये सब हमें बहका रहे हैं। अनीता को जितनी भी गालियाँ आती थीं, उसने पुलिस वालों को देनी शुरू कर दी। तुम लोग मम्मी को जेल में बंद करके हमें सड़ी मछलियाँ समझ कूड़े के ढेर में फेंकना चाहते हो। मैं बदहवास, कन्फ्यूज्ड, मूर्ख की तरह पुलिसमैन की उंगली पकड़े वहीं खड़ा रहा। अनीता तब तक गालियाँ बकती रही जब तक वो थककर निढाल नहीं हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया था, वो हाँफ रही थी। अनीता का चिल्लाना सुनकर बड़े घर का मालिक अंदर से बाहर आया और अनीता के कंधों को झकझोरते हुए बोला, सुनो अनीता, पागल मत बनो। हम लोग तुम्हारे हितैषी हैं, दोस्त हैं। हम तुम्हें ऐसे परिवारों में भेज रहे हैं जहाँ के लोग तुम्हें अपने परिवार के बच्चों की तरह स्वीकार करेंगे। टेरी फ्लायर और पुलिस लेडी ने हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध बाहर खड़ी वैन में बैठा दिया। हम चारों बौखलाए, चीखते चिल्लाते, एक दूसरे से सटे, असहाय, लाचार पुलिस वैन में बैठे अपने अंधे भविष्य की ओर चल पड़े। हमें कार में यात्रा करते अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि अनीता रोते रोते थककर सो गई। वो नींद में भी सुबकियां भर रही थी। रेबेका और रीटा भी अंगूठा मुंह में डाले झपकी लेती हुई सोने की तैयारी कर रही थी। कार में लगे रेडियो पर कैपिटल रेडियो से प्राइम टाइम कार्यक्रम में ड्यूरैन ड्यूरैन का प्रसिद्ध गीत प्लीज़ प्लीज़ टेल मी नाउ, इज़ देयर समथिंग आई शुड नो, इज़ देयर समथिंग आई शुड नो, मेरी माँ का प्रिय गीत जिसे वो सदा गुनगुनाती रहती थी, बज रहा था। अचानक गीत को रोककर समाचार प्रसारक समाचार देने लगा। अल सुबह आज घने कोहरे में 2 नन्हे बच्चे ठीक उसी मोड़ पर खड़े अपनी माँ को तलाश रहे थे जहाँ उनकी जिस्म फरोश माँ की मृत देह को कोहरे ने अपनी चादर में लपेट रखा था। क्या ये औरत भी उस दरिंदे की शिकार बनी जो पुलिस से आंख मचौली खेलते हुए खोज खोज कर पिछले 7 महीनों से जिस्म फरोश औरतों को कत्ल किए जा रहा है? कौन थे ये नन्हे बच्चे? मेरा दिल उन अनजान नन्हे बच्चों के लिए दया से भर उठा और मैं फूट फूट कर रोने लगा। कार चालक रेडियो की गुंडी को इस तरह इधर उधर घुमाने लगा जैसे ये रेडियो स्टेशन उससे पसंद नहीं आ रहा हो। टेरी फ्लायर और पुलिस लेडी दोनों मेरा ध्यान खाने पीने, खिलौनों और कार के बाहर नज़ारे बदलती प्रकृति की ओर मोड़ने की कोशिश करने लगे। अभी आप सुन रहे थे उषा राजे सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी वो रात। वो रात उषा राजे सक्सेना जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। साथ ही वो कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी शामिल है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।